दृश्यम फिल्म में आपको वो सीन याद होगा जब पुलिस अधिकारी अजय देवगन के घर बार बार आकर उनसे ये उगलवाना चाहते हैं कि उन्होंने क्राइम किया है। लगभग सारे सबूत मिलने के बाद भी पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होते हैं। दृश्यम जैसी कई मूवीज के कई सीन, कई प्लॉट्स के माध्यम से हम जानते हैं कि क्राइम के हो चुकने के बाद जांच एजेंसियों, पुलिस अधिकारियों की सबसे पहली प्राथमिकता होती है सबूत जुटाना, जिसके मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है वारदात वाली जगह से और उस वक्त से, बोले तो मौका ए वारदात से। इसलिए किसी भी अपराध में क्राइम सीन सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है। तो आज आसान भाषा के इस एपिसोड में हम क्राइम की इसी अहम कड़ी यानी क्राइम सीन के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि क्राइम सीन किसे कहते हैं, क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है और क्राइम सीन पर जांच करने की क्या प्रक्रिया होती है, सबूत कैसे जुटाए जाते हैं, सबूत से छेड़छाड़ करने वालों के सजा के प्रावधान क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जटिलता का विलोम आसान भाषा में। लेकिन आज हम आसान भाषा में क्राइम सीन का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि उसे क्राइम सीन से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। बाकी इस मामले में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, उसे ललित टॉप लगातार अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कवर कर रहा है। इस वीडियो में बात सिर्फ और सिर्फ क्राइम सीन की। तो देखिए, किसी भी जगह का अपराध हो उसके बाद क्राइम सीन का जिक्र बार बार आता है और इसकी जांच कहलाती है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। किसी भी अपराधी की पहचान करने, उसे पकड़ने, इवन पीड़ित या गवाह ने जो कुछ कहा उस आधार पर केस को सॉल्व करने में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत मायने रखता है। छोटी सी चूक भी केस के डायरेक्शन को पलट सकती है। अपराधी छूट सकता है या कोई बेकसूर अपराधी माना जा सकता है। इसलिए क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते समय बहुत ही सावधानी बरती जाती है। क्राइम सीन की डेफिनेशन क्या है, आइए ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन किसी भी अपराध का एक चरण है। सबसे पहले थाने में केस दर्ज होता है, वहां के पुलिस अधिकारी जांच के लिए जाते हैं। सब इंस्पेक्टर के नीचे का कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं जा सकता। हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक डायरी मेंटेन करनी होती है जिसमें एफआईआर दर्ज होने की तारीख और टाइम से लेकर आगे क्राइम सीन पर जो जो दिखा सब कुछ मेंटेन करना होता है। अब ये क्राइम सीन किसे कहते हैं? उन्होंने ही बताया कि जिस एक्चुअल पॉइंट पर क्राइम हुआ है वो पॉइंट ऑफ क्राइम होता है और क्राइम सीन उसके आसपास का एक बड़ा इलाका। अपराध से जुड़ा कोई सबूत जहां भी मिले, आरोपी के आने और जाने की जगह, ये पूरी जगह मौका वारदात मतलब क्राइम सीन मानी जाती है। हर थाने में एक बेसिक जांच टूल किट होती है जिसमें लेंस, ग्लव्स, थैले वगैरह होते हैं। जांच के दौरान इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। एक सब इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जांच पर गया पुलिस अधिकारी ये किट अपने साथ लेकर जाता है। अब सबसे पहला काम मौके पर पहुंचने के बाद उनका होता है सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, मतलब सारा एविडेंस वही मिलेगा। बाल, खाल, रेसिड्यू, वॉमिट, बॉडी वेस्ट, कपड़े के धागे, मुजरिम की छोड़ी हुई चीजें, जैसे कि कोलकाता वाले केस में हेडफोन था। इसके अलावा सभी तरह के छाप और फिंगरप्रिंट्स वगैरह। कई बार लोग वहां पहुंचकर जमघट लगा लेते हैं। जाने अनजाने में सबूत से छेड़छाड़ हो जाती है या आरोपी सबूत मिटाने की कोशिश कर सकता है जिससे केस कमजोर पड़ सकता है। ऐसा बहुचर्चित आयुषी मर्डर केस में हुआ है, बताया जाता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है क्राइम सीन की घेराबंदी। आपने फिल्मों में या सीरीज में देखा होगा, लाल या पीले रंग की पट्टी लगा दी जाती है, डू नॉट क्रॉस वाली, क्राइम सीन के चारों तरफ, ताकि उस एरिया को सुरक्षित किया जा सके। फिर जांच शुरू होती है। कोई भी केस हो, शुरुआती जांच पुलिस ही करती है। किसी भी क्राइम सीन की जांच के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी फॉलो होता है। हिंदी में समझाएं तो अगर क्राइम हुआ है तो क्या क्या स्टेप थे, किस किस क्रम में हुआ, ये स्टेप नोट करने होते हैं। पुलिस उसी के आधार पर जांच का काम शुरू करती है। हर थाने के पास अपना क्राइम किट बॉक्स होता है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैग्नीफाइंग ग्लास और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो बुनियादी जांच में पुलिस के काम आते हैं। लेकिन बड़े केसेस के मामले में ये बेसिक किट काम नहीं आती। केस बड़ा तो जांच भी बड़े दर्जे की करनी पड़ती है और यहाँ बुलाया जाता है फॉरेंसिक टीम को,
छोटे बड़े केसेस कैसे तय होते हैं, आपको डिफरेंस बताते हैं। अगर चोरी, डकैती, तोड़फोड़ का मामला हो तो अकेले पुलिस जांच कर सकती है, लेकिन अगर बड़ा केस हो जिसमें खून खराबा हुआ हो, गोली चली हो, कोई विस्फोट हुआ हो, किसी इंसानी शरीर या बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा हो, जैसे मर्डर या शोषण या मारपीट, उस केस में फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। BNSS का सेक्शन 176(3) कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें दोषी को 7 साल या उससे ज़्यादा जेल की सज़ा बन रही है तो फॉरेंसिक टीम्स को जांच करनी होगी। फॉरेंसिक जांच का काम डायरेक्टर ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज देखती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। फॉरेंसिक टीम टेक्निकल जांच करती है, सबूत इकट्ठे करती है, क्राइम सीन पर जो भी सबूत मिले उसे सेफ रखती है। फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP को फॉलो करती है और चेकलिस्ट की क्या क्या मिस नहीं करना है एंड ऑल, उसकी SOP भी समझेंगे। लेकिन पहले ज़रा फॉरेंसिक टीम के बारे में जान लेते हैं। अपराध का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास। जैसे जैसे इंसान की तरक्की हुई, अपराध के तरीके भी उसी हिसाब से अपग्रेड होते गए। क्राइम में भी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिखने लगा। क्राइम के तरीके हाईटेक होते चले गए तो पुलिस भी जांच पड़ताल में साइंस और टेक का सहारा लेने लगी। आपको याद होगा, पहले के ज़माने में पुलिस को सबूत जुटाने हो या फिर आरोपी को मतलब उससे सच उगलवाना हो तो पुलिस के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। या तो चोरी चुपके निगरानी की जाती थी या फिर लोगों से पूछताछ। किसी केस में सबूत जुटाने का यही जरिया होता था। आज भी अगर आप कोई पुरानी क्राइम की नई डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स वगैरह में देखें तो वॉइस ओवर ज़रूर इस बात को कहेगा, उस ज़माने में दोषी को पकड़ना इसलिए मुश्किल था क्योंकि DNA सैंपलिंग संभव नहीं थी। 80-90 के दशक की फिल्में अगर आपको याद होंगी तो आपको पता होगा कि पुलिस को मौके पर दोषी से अपराध उगलवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे, टॉर्चर करना पड़ता था। लेकिन साइंस और टेक की बदौलत पुलिस को फॉरेंसिक साइंस का साथ मिला और अब फिंगरप्रिंट से लेकर नार्कोटिक्स, DNA प्रोफाइलिंग, साइको प्रोफाइलिंग जैसे बड़े हाईटेक ऑप्शंस मौजूद हैं। भारतीय कानून व्यवस्था में फॉरेंसिक जांच को 19वीं सदी के आखिरी में जगह मिली। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में पहला कानून था जिसमें साइंटिफिक एविडेंस को कोर्ट में बतौर सबूत मान्यता मिली। फॉरेंसिक डिवीजन सेंट्रल एजेंसी के तौर पर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज आता है, फिर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। फॉरेंसिक लैब के अंदर भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, एक्सप्लोसिव और टॉक्सिकोलॉजी, सेरोलॉजी, ड्रग्स बैलिस्टिक्स, DNA और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को कोर्ट में सबूत का काम के तौर पर लिया जाता है। साथ में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट को भी कोर्ट में बतौर सेकेंडरी एविडेंस मान्यता प्राप्त है। कुछ केसेस और अलग अलग मामलों में कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच की अहमियत को माना भी है, जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नरेश एंड अदर्स 2011 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने DNA एविडेंस को बतौर सबूत मानते हुए कहा था कि किसी को दोषी या बेकसूर साबित करने के लिए ये एक साइंटिफिक प्रूफ है कि जिस पर भरोसा किया जा सकता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई केस 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केसेस में फिंगरप्रिंट का बतौर सबूत मान्यता दी थी। कहा था कि दोषी को पकड़ने में और अपराध से उसका संबंध स्थापित करने में ये बहुत वैल्यूएबल टूल है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस पर भी जोर दिया था कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए बाकाया अच्छे टेक्निक डेवलप होने चाहिए। जैसे कि पूर्व DGP ने बताया कि पुलिस को जांच के लिए SOP यानी नियम कायदे फॉलो करने होते हैं, उसी तरह फॉरेंसिक टीम के लिए भी एक SOP है, मतलब एक मानक प्रक्रिया, स्टैंडर्ड प्रोसेस। दोनों ही कमोबेश सेम है। आइए अब जानते हैं कि कानून के हिसाब से अगर कोई फॉरेंसिक टीम किसी क्राइम सीन की जांच कर रही है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। कोई भी केस सॉल्व होने के लिए उसकी सारी कड़ियां आपस में जुड़ना जरूरी है, तभी पता चल सकेगा कि क्राइम सीन पर असल में क्या और कैसे घटा, कब घटा। इस पूरी कहानी की कड़ियां क्राइम सीन पर ही मिलती है। इसलिए सबसे पहले काम होता है क्राइम सीन को सिक्योर करना। उसके बाद फोटोग्राफी की जाती है, एक एक कोने की ठीक से तलाशी ली जाती है, क्राइम सीन पर क्या क्या दिखा उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। वहाँ जो भी चीज़ें मिली वो एविडेंस या सबूत कहलाती हैं, उन्हें कलेक्ट किया जाता है, उनकी पैकेजिंग होती है। एविडेंस को इस तरह रखा जाता है कि उसे लाने ले जाने में कोई दिक्कत ना आए। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ज़्यादातर मामले में क्राइम सीन को प्रोटेक्ट और सर्च करने की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी IO की होती है। वही तय करता है कि केस सॉल्व करने में क्या चीज़ एविडेंस के तौर पर रखी जाएगी और कौन सी चीज़ नहीं। अब पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं।
फॉरेंसिक टीम के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को मौका वारदात पर जाकर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, डिजिटल एविडेंस जुटाने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीन पर पहुंचे और सीधे सबूत जुटाने लगे। सबसे पहले सेफ्टी प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ सबसे पहले ये सुनिश्चित करता है कि मौका वारदात पर मौजूद लोगों को कोई खतरा तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, जैसे गैस, तेल। अगर है तो पहले उसे खतरे से हटाया जाता है, मतलब उस खतरे को साइड किया जाता है। अगर किसी अवैध ड्रग, लेबोरेटरी या बायोलॉजिकल हथियार या रेडियोलॉजिकल या केमिकल थ्रेट की जांच करने जा रहे हैं तो उससे संबंधित एक्सपर्ट या किसी एजेंसी को संपर्क करते हैं। उसके बाद ही क्राइम सीन में दाखिल होते हैं। क्राइम सीन में दाखिल होते समय ध्यान रखा जाता है कि वहाँ मौजूद अधिकारी या पीड़ित या गवाह जो भी वहाँ पर है उसे कम से कम खतरा हो। अगर आरोपी भी वही हैं तो सबसे पहला काम उसे पकड़ने का होता है। ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है तो सुपरवाइजरी पर्सनल को फ़ोन करके असिस्टेंस या बैकअप मांगते हैं। दूसरा, सिक्योरिंग द क्राइम सीन। अपराधी को पकड़ लेने के बाद क्राइम सीन की घेराबंदी होती है। अगर अपराधी क्राइम सीन पर नहीं है तो सीधे क्राइम सीन की घेराबंदी की जाती है। घेराबंदी करके उस जगह पर आवाजाही लिमिटेड कर दी जाती है। इवन मीडिया या प्रेस को भी घुसने की इजाज़त नहीं होती ताकि सबूत से किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। कई बार लोग जिज्ञासा में क्राइम सीन पर सबूतों के साथ ही छेड़छाड़ कर देते हैं, इसलिए घेराबंदी करके ये इंश्योर किया जाता है कि उस जगह सिर्फ ज़रूरी लोग ही जाएं। अमूमन जितने एरिया को क्राइम सीन माना जाता है, घेराबंदी उससे थोड़ा ज़्यादा एरिया की जाती है ताकि गलती से भी सबूत अनुमानित दायरे से बाहर हो तो उस तक भी पहुंचा जा सके। तीसरा, प्रीलिमिनरी सर्वे। पूरी तैयारी के बाद सीन का प्रीलिमिनरी सर्वे किया जाता है, मतलब शुरुआती जायजा लिया जाता है। इस दौरान ऊपर जो भी सबूत दिखते हैं उसे सुरक्षित जमा किया जाता है। कोई टूटने फूटने वाली चीज़ मिलती है या फिर ऐसी चीज़ जो खराब हो सकती है या सड़ गल सकती है तो उसे सुरक्षित किया जाता है। अगर लगता है कि वहाँ कोई भी ऐसा सबूत है जिससे छेड़छाड़ हो सकती है तो तुरंत उसकी फ़ोटो ली जाती है। क्राइम सीन पर एक एंट्री और एक एग्जिट गेट बनाया जाता है ताकि पूरे टाइम सिर्फ उसी गेट का इस्तेमाल हो, बाकी कहीं से किसी और के घुसने के चांसेस ना हो। इस तरह क्राइम सीन को सिक्योर किया जाता है। अधिकारी पूरे घटनास्थल का घूम कर जायजा लेते हैं। मौजूद जो सबूत हैं, गवाह हैं, उसके आधार पर कड़ियाँ जोड़ी जाती है कि कुछ इस तरह हुआ होगा और इस शुरुआती सर्वे का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। शुरुआती जांच में जो मिलता है उसे सुरक्षित उठाकर रख लिया जाता है। किस तरह के सबूत को कैसे पैकेज में रखना है उसके बारे में भी एसओपी में लिखा हुआ है। चौथा स्टेप है कंटैमिनेशन। सीन पर मौजूद गवाह किसी सबूत में या किसी तरह का कंटैमिनेशन ना हो। कंटैमिनेशन मतलब हिंदी में होता है दूषण या सम्मिश्रण। आसान भाषा में कहें तो क्राइम सीन में मौजूद सबूत पर कोई बाहरी चीज़ आकर ना मिल जाए। ऐसा होने पर सबूत का असर या रिजल्ट बदल सकता है, इसलिए ये इंश्योर किया जाता है कि क्राइम सीन में ज़्यादा बाहरी आवाजाही ना हो। जो ऑफिसर अंदर हैं वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने। अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल है तो एविडेंस के तौर पर रखा जाता है, उसे भी सुरक्षित तरीके से जमा करके स्टोर किया जाता है। पांचवा स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। शुरू से लेकर आखिर तक प्रक्रिया का डॉक्यूमेंटेशन यानी नोट्स बनाना ज़रूरी होता है। इसे सरकारी रिकॉर्ड की तरह माना जाता है। इसमें एफआईआर की डेट और समय, नेचर ऑफ क्राइम, क्राइम का लोकेशन, क्राइम सीन के अंदर और बाहर दोनों का डिस्क्रिप्शन होता है। अंदर कितने कमरे थे, कितने दरवाजे, कितनी खिड़की, सब कुछ। सबूत कितने थे और जगह का नाम लिखना होता है। रिकॉर्डिंग और एग्जामिनेशन कब पूरी हुई उसका टाइम और डेट भी लिखा होता है। जांच के दौरान जो दिखा, जो मिला, वो सब कुछ इस नोट में डॉक्यूमेंट होते रहता है। इस नोट्स में सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से लिखी होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई ओपिनियन, एनालिसिस या कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की डेफिनेशन। सीन का एक बेसिक जनरल डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है जो प्रीलिमिनरी सर्वे करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिखा होता है। क्राइम सीन को एज इट इज़ बयां करने के लिए फोटोग्राफी, वीडियो, स्केच, मेजरमेंट भी नोट्स में ऐड किए जाते हैं ताकि कोर्ट में क्राइम सीन को एक्सप्लेन किया जा सके। क्राइम सीन पर मौजूद सभी लोगों का नाम, अधिकारी, गवाह, स्पेशल पर्सन, सबके नाम, फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट लेने वाले का नाम, स्केच, सभी का नाम लिखना होता है। और रिकॉर्डिंग के समय मौसम और लाइटिंग कैसी थी इसका भी जिक्र होता है। छठा स्टेप, स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन। क्राइम सीन की स्केचिंग होती है। वैसे तो ये एक रफ स्केच होता है, लेकिन जघन्य अपराध के मामले में डिटेल स्केचिंग होती है, जैसे कौन सी चीज़ कहाँ कितनी दूर पर रखी है या रखी थी। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्केच में छूटनी नहीं चाहिए।
वारदात वाली जगह पर मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जगह फिक्स हो या फिर उसका अपराधी या क्राइम से कोई कनेक्शन हो, उसे भी स्केच में रखा जाता है ताकि अपराध के सबूत जैसे कि खून, कोई निशान, गाड़ी के पहिया जैसी चीज़ें, उसका डिस्टेंस बताया जा सके। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कमरे में रखी चीज़ों का क्राइम सीन से बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट दिया जाए। कोई तकरीबन या अप्रॉक्स जैसे डेटा की जगह नहीं होती। कंपास का यूज़ करके स्केच का डायरेक्शन भी मेंशन किया जाता है। स्केच के कोने पर टाइटल, केस रेफरेंस, तारीख, समय और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम और साइन भी होता है। 7वां स्टेप है क्राइम सीन की फोटोग्राफी। मौका या वारदात पर मौजूद सभी चीज़ों की फोटोग्राफी की जाती है। पहले जनरल शॉट्स, फिर स्पेसिफिक चीज़ों के शॉट बनाए जाएं। मतलब पहले कमरे के वाइड एंगल में फ़ोटो ली जाएगी, फिर थोड़ा जूम करके थोड़ी और स्पेसिफिक चीज़ की, फिर एग्जैक्ट एविडेंस की। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोर्ट में घटना का सिलसिलेवार तरीके से मतलब एक्सप्लेनेशन दिया जा सके। अगर डेड बॉडी है तो उसकी फ़ोटो, वो जिस स्थिति में पड़ी थी उसकी फ़ोटो, उसके शरीर पर चोट है तो चोट की फ़ोटो ली जाती है। आसपास पड़ी हुई जो भी चीज़ सबूत के तौर पर काम आ सकती है उसकी फ़ोटो ली जाती है ताकि उसका पीड़ित के साथ कनेक्शन दिखाया जा सके। हाँ, फ़ोटो लेते वक्त ध्यान रखना होता है कि सबूत पर कोई असर ना पड़े। खून के धब्बे हैं तो अलग एंगल से फ़ोटो और उसकी भी फ़ोटो ली जाती है, मतलब खून के धब्बे की। खून के धब्बे का पैटर्न बहुत कुछ बताता है, जैसे उसका साइज़, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन और अन्य चीज़ें देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कई चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं। कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ है, कितने लोग रहे होंगे, घटना का क्रम क्या था, ऐसी चीज़ें इन्हीं मतलब ये जो खून के धब्बे और उसके डायरेक्शन, उसके आधार पर जो ऑफिसर हैं वो लगा लेते हैं। कई बार खून छपी हुई जगहों पर लगा होता है जो सामान्य आंखों से आसानी से नहीं दिखता। इसके लिए ल्यूमिनल टेस्टिंग की जाती है। इसमें एक खास तरह की लाइट लगाई जाती है जिसमें खून के धब्बे चमकने लगते हैं। नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी प्राइमरी एविडेंस माना गया है, मतलब किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे फ़ोन, लैपटॉप या स्टोर डेटा को भी एविडेंस माना जाता है। इसलिए अगर क्राइम सीन पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता है तो उसे भी एविडेंस मानकर जमा कर लिया जाता है। जांच के साथ पूरे सीन की वीडियोग्राफी होती है। केस में अगर कोई गवाह है जो अपराध के समय वहां मौजूद थे, पुलिस उन लोगों का भी इंटरव्यू लेती है, उनके बयान नोट करती है। क्राइम के समय पर गवाह ने जो भी सुना या देखा उसके आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होती है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि गवाह जैसे जैसे कहानी बताता है, पुलिस जो डम बॉडी है उसको खड़ा करके वैसे वैसे ही क्राइम सीन दोहराती है। टाइमिंग से लेकर एंट्री गेट, घुसने का स्टाइल, अपराधी ने जैसे वॉर किया, कैसे पीड़िता का सिर टकराया या फिर वो गिरा, सब कुछ डिट्टो वैसा ही किया जाता है जैसा गवाह ने बताया है। कई बार ऐसा होता है कि गवाह का बयान सीन रिक्रिएशन में फिट नहीं बैठ रहा। ऐसे केस में पुलिस उससे दोबारा पूछताछ करती है। इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब आते हैं 8वें स्टेप पर, जो है सीन इन्वेस्टिगेटिंग पैटर्न। अब इस बीच सबूत इकट्ठा करने का काम भी शुरू होता है। सबसे पहले तय होता है कि क्राइम सीन की जांच किस पैटर्न में शुरू की जाए। इसके लिए भी एसओपी में नियम तय हैं, जैसे लाइन और स्ट्रिप मेथड। क्राइम सीन के एंट्री पॉइंट से शुरू करते हुए सीधे दूसरी छोर पर जाते हैं, फिर वहां से यू बनाते हुए घूमकर वापस एंट्री पॉइंट की दिशा में लौट आते हैं। दूसरा है ग्रिड मेथड। ये कमोबेश पहले मेथड की तरह ही होता है। एक छोर से शुरू करते हुए दाईं तरफ दूसरे एंड पर जाते हैं, फिर वहां से यू बनाते हुए घूमकर वापस एंट्री पॉइंट की दिशा में बाएं लौट आते हैं। यही पैटर्न रिपीट करते हुए एंट्री पॉइंट के तिरछे किनारे पर पहुंच जाते हैं, फिर उस कोने से अब यही पैटर्न रिपीट करते हुए ऊपर से नीचे आते हैं। बेसिकली आप एक ग्रिड माने जाली बनाकर पूरा क्राइम सीन कवर कर लेते हैं। तीसरा है व्हील या रे मेथड। इस मेथड में सर्चर्स क्राइम पॉइंट से बाहर की तरफ रेडियस की तरह बाहर की ओर निकलते हैं। लगभग सभी दिशा इसी तरह रेडियस से कवर करने के बाद उनके बाहरी किनारों को मिलाते हुए एक गोला बना देते हैं। चौथा है स्पाइरल मेथड। कई बार क्राइम सीन खुले में होते हैं जहां कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे खेल या खुला मैदान, जहां स्पाइरल मेथड यूज करते हैं। स्पाइरल बोले तो आपको मच्छर भगाने वाली बत्ती जो याद है, मोर्टीन, ठीक उसके शेप में जो ऐसे स्पाइरल होता है, उसका जो सेंटर होता है वो क्राइम सीन होता है और वहाँ से लेकर चारों ओर गोला बनाकर सर्च बढ़ाया जाता है। इससे क्राइम सीन का दायरा बढ़ जाता है और सबूत मिलने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। पांचवा है क्वाड्रेंट या जोन मेथड। ज़्यादातर घर या बिल्डिंग्स में हुए अपराधों के केस में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पहले एरिया को 4 बराबर जो खाने हैं उसमें बांट दिया जाता है, फिर उस बॉक्स वाले एरिया को खंगालते हैं जिसके अंदर क्राइम सीन आ रहा है, फिर उस एरिया के कोने कोने की तलाशी होती है। जांच अधिकारी को भी ग्लव्स और प्रोटेक्टिंग गियर पहनना होता है ताकि उसके हाथ से कोई सबूत को नुकसान ना पहुंच जाए।
अगला है प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंस। मौका वारदात से जो भी सबूत मिले उन्हें सबसे पहले सुरक्षित तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। कोशिश रहती है कि सबूत कम से कम हाथ में जाए। सबूत को पैक करने के लिए किसी भी प्रिंटेड पेपर का यूज़ नहीं होता क्योंकि उसका इंक लग सकता है। एक पैकेट में एक आर्टिकल ही रखते हैं और सब पर नाम लिखा होता है। हर आर्टिकल पर FIR नंबर, डेट, जांच अधिकारी का नाम, पुलिस स्टेशन, ज़िला, राज्य, सब कुछ लिखा होता है। हर लेबल पर फॉरवर्डिंग ऑफिसर का नाम भी होता है, मतलब एक सैंपल जहाँ जहाँ से गुजरता है उसका साइन होता है। अगर बाल है तो ट्विज़र का इस्तेमाल होता है। फिंगरप्रिंट के लिए सेलो टेप का फिंगरप्रिंट टेपर उठाया जाता है। सभी प्रूफ को एक सेपरेट प्लास्टिक पाउच में रखा जाता है। अगर खून के धब्बे हैं तो कॉटन का इस्तेमाल करके उसे सुखाकर बैग में रखा जाता है। अगर ताज़ा खून है तो सिरिंज से उठाया जाता है और एक इथाइल डाई अमाइन एसिटिक वायल में रखा जाता है। इसके अलावा कई और तरह के सबूत दिखते हैं, जैसे कपड़े के रेशे, उल्टी, थूक, सीमन, शरीर का कोई टुकड़ा या कोई टिश्यू, हड्डी, दांत, इन सभी के कलेक्शन, प्रोसेस, प्रिजर्वेशन और ट्रांसपोर्टेशन को नियमानुसार जांच के लिए लैब भेजा जाता है। 10वां स्टेप है चेन ऑफ कस्टडी। और एक ज़रूरी चीज़, क्राइम सीन से जुटाया गया हर सबूत जिसके पास जाएगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई एजेंसी, उसका नाम का पहला अक्षर वो इस सैंपल के लेबल पर मेंशन करते हैं। साथ में पीड़ित या अपराधी का नाम, केस नंबर और उस आइटम का छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये लिखना ज़रूरी होता है। इसे ही टेक्निकल टर्म में चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि इस बात का रिकॉर्ड हो कि सबूत किस किस के हाथों से गुजरा और उसमें जांच प्रक्रिया के दौरान कोई छेड़छाड़ ना कर सके। सबूतों के टाइप के आधार पर उन्हें फॉरेंसिक डिवीजन को भेजा जाता है। जैसे गोली का छर्रा है तो बैलिस्टिक डिवीजन, बाल वगैरह है तो DNA डिवीजन, और कोई केमिकल है तो केमिकल डिवीजन उसकी जांच करेगा। सबूत से छेड़छाड़ होने पर जेल हो सकती है। ऐसा कई बार मामले सामने आए हैं जहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। भारतीय न्याय संहिता 238 के मुताबिक किसी ने अपराधी को बचाने के लिए जानबूझकर सबूत गायब किया या जानबूझकर गलत गवाही भी दी तो उसे अपराधी माना जाएगा। ऐसे मामले में जिस केस के सबूत से छेड़छाड़ की गई उसके आधार पर पेनाल्टी लगाई जाती है। अगर केस में अपराध की सज़ा 10 साल तक जेल है तो मेन अपराधी को अधिकतम जितने साल की जेल होगी तो उसका 1/4 जो अवधि है उसकी जेल या जुर्माना या दोनों ही जो दूसरा अपराधी है उसको हो सकती है। दूसरा अपराधी माने जो छेड़छाड़ करे सबूतों के साथ। बहरहाल जांच के बाद रिपोर्ट उसी पुलिस थाने में भेजी जाती है जहां केस की FIR हुई है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस अधिकारी केस में उनका जिक्र करता है और केस को बिल्ड करता है। दोषी के खिलाफ चार्जेस तय होते हैं, फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। कई बार ऐसा होता है कि केस बड़ा बन गया और CBI या बड़ी जांच एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में CBI या जो भी जांच एजेंसी है वो फिर से शुरू से जांच करती है। पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, CBI इन सब की बात तो कर ली, लेकिन बतौर नागरिक हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर बाई चांस आप भी ऐसे किसी जगह हो या क्राइम सीन पर पहुंचने वाले आप पहले शख्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ पुलिस को इत्तला करें बल्कि पुलिस या जांच अधिकारी के आने तक क्राइम सीन पर किसी सबूत से छेड़छाड़ ना करें, वहां रखी किसी चीज़ को ना छुएं। ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें। कोशिश इसलिए लिखा है क्योंकि भीड़ को संभालना एक अकेले के बस की बात नहीं, तो ये प्रैक्टिकल सी चीज़ है। कुल मिलाकर जितना बन पड़े उतना ज़रूर करें। आप एक जिम्मेदार मतलब आपके एक जिम्मेदार कदम से पुलिस के लिए दोषी को पकड़ना आसान हो सकता है। हालांकि दुआ तो ये है कि क्राइम हो ही ना और आपके शहर की टैगलाइन बन जाए वही राज का वो गीत, ये शहर है अमन का, यहाँ की फ़िज़ा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये लिखा था मेरी साथी उपासना ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।